बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे नावल का लास्ट पार्ट है, आखिरी किस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आखिरी किस्त को। चाची कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना मेरे जाने के बाद? सब ठीक है ना? बेटा तुम फिक्र मत करो, सब संभाल लिया है हमने, खाना खिलवा दिए है। तब तक वैसे भी निकाह हमारे अपने ही चंद रिश्तेदार मौजूद हैं, कोई मसला नहीं। अलबत्ता निकाह में ताखीर हो चुकी है। बासिम खान असलान को तसल्ली देते हैं, कोई हुआ तुम मुझे बता दो, दानिया तो ठीक है ना? चाहे तो दानिया ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। असलान मुस्कुरा दे, कोई हुआ था। असलान बेटा काजी साहब कहीं और भी निकाह पढ़ाने जाना है, वो बुला रहे हैं, मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। अहमद खान बासिल खान और असलान की जानब देखते ही गोए हुए थे। जी जी डैड, चलें मैं तैयार हूँ। असलान ने कहते ही कदम स्टेज की जानब बढ़ाए थे। दानिया शाहनवाज वल्द शाहनवाज मिर्ज़ा, आपका निकाह असलान अहमद खान वल्द अहमद खान के साथ 50 लाख रुपए तय पाए गए हैं कि आपको कबूल है? काजी की आवाज़ ने दानिया को तमाम तर सोचों से ज़्यादा कबूल है। आदि के साथ कहते हो खुद को असलान के नाम से कर गई थी। जन्नत दानिया को असलान के कमरे में बिठाकर खुद अपने रूम में आई ताकि वो अपने वजूद को इस पिंक कलर के फ्रॉक से आज़ाद कर सके। इसके ड्रेसिंग सामने खड़े होते ही इसने अपने कानों से बारी अवेज़े निकाल लिए थे। इससे पहले को कलाई में पहनी चूड़ियां तारती अजान, जो कि अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, जन्नत को देखकर छोटे छोटे कदम उठाते इसकी बादशाह के रुका था। जन्नत ने अपनी नीली आंखें अजलान की आंखों में गाड़ी। अजलान की नज़रों की तपिश से घबराते सिर्फ अपना रुख मोड़ गई। इससे पहले कि वहां से जाती अजलान ने यकदम ही इसके बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में लेते अपनी जानब खींचा था, जिसकी बिना पर वो इसके सीने से आके लगी थी। अजलान प्लीज छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? जन्नत अजलान की सख्त गिरफ्त में गसमगाते हुए गोया हुई, जो अब इसकी बाजुओं छोड़ते इसकी कमर में हाथ डाल गया था। क्यों छोड़ूं? क्या तुम शुरू दिन से यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? तुम तो आ रहा हूँ, क्या मसले है? अब हमारी गुर्बत के लिए तरसती थी कि मैं एक नज़र भर के देख लूँ तुम्हें, तो अब देख तो रहा हूँ, करीब तो हूँ तुम्हारी। अब और दूर क्यों कर रही हो? तो फिर अरदान गबरूलेज में कहते हैं, जन्नत की फ्राक के पश पर लगी डोरियों में हाथ धुल जाए। इन्हें खोलने में इसकी कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ा गया था कि जन्नत अरजलान की इस हरकत सपाट के रह गई थी। अरदान आप मुझे ऐसा समझते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, ना ही मुझे आपकी गुर्बत का आने का शौक है। छोड़े मुझे और जाएं यहाँ से। कहाँ जाऊँ? हाँ बीवी हो तुम मेरी, मैं छोड़कर कहाँ जाऊँ? अजलान बोझलेज में जन्नत की कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए दांत पीसते ही गोया हुआ, दर्द हो रहा है मुझे। अजलान प्लीज जाने दें। जन्नत आंखों में नीवीले गोया हुई थी। जाने दूं? कैसे जाने दूं? इतनी आसानी से मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरी फलक को मारा है तुमने, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया तुमने, और तुम कहती हो खुद छोड़ दूं तुम्हें, जाने दूं? अजलान का रख्त लेजे में लाल आंखें लिए गोया हुआ, अजलान मैंने नहीं मारा आप ही को। कितनी बार बताऊं मैं आपको, मैं कैसे अपनी बहन की जान ले सकती हूँ? जन्नत अरजलान के काले को अपने हाथों की मुट्ठी में जिगड़े गोया हुई थी। झूठ मत बोलो जन्नत, तुमने मुझे पाने के लिए फलक को सीढ़ी से धक्का दिया था ताकि वो रास्ते से हटे और तुम मुझे पा सको। अजलान ने इश्तियाल में लहजे में कहते एक हाथ जन्नत की कमर में डाले, एक हाथ इसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेते कहा कि बाल खींचे जाने पर जन्नत की सिकुटी थी। अजलान आपको मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई देती? आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? जन्नत ने अजलान के सीने पर हाथ रखते बेते आंसू समेत कहा कि अजलान ने पल भर अपनी आंखें जन्नत की नीली आंखों में गाड़ी थी, जहां उसे सच्चाई दिखाई दी। नजरें आंखों से होती हुई जन्नत की गुलाबी लपा पे जो अजलान की इतनी करवट पर लड़ने लगे थी कि अजलान मजीद जन्नत वजूद न जाने किस इस हद के तहत इसके लबों पर अपने लब रखते ही दे। जन्नत ख्वास बात अचानक हुई इस सफात पर हैरान थी। अजलान की लम्स की शिद्दत महसूस करके मजामत करने लगी। अजलान जो इस वक्त महतवाश होता जन्नत की मजामत पर साथ बदमजा होते, झटके से इसके लबों को आजाद करते। जन्नत की शफाफ गर्दन पर अपने दांत गाड़ गया था कि जन्नत की सिसकी पूरी कदम में गूंज उठी। प्लीज अजलान मुझे जाने दे, मुझे तकलीफ हो रही है। जन्नत रोंदली आवाज में गोया हुई थी कि अजलान ने गहरे सांस भरते से अपनी गिरफ्त से आजाद करते मंजर से हटा था कि जन्नत गहरे गहरे सांस ले भरते बेबसी से रो दी थी। दानिया असलान के रूम में बैठी अपने हाथों की उंगलियों में आपस में मरोड़ने में मसरूफ थी जब असलान रूम का दरवाजा खुल के अंदर दाखिल हुआ था। रानी ने जुगी निगाहों को मजीद जगा लिया था, जबकि असलान आंखों में हमारे लिए इसकी जानब देखता आगे बढ़ा हाथ और उसकी करवी भी बेड पर जमा हुआ था। इसने अपनी शेरवानी के पॉकेट से मखमली डब्बियाँ निकाली थी जिसमें वाइट गोल्ड की खूबसूरत नफीस सी अंगूठी मौजूद थी। तुम्हारी मुँह दिखाई। असलान ने मखमली डबिया दानिया की तरफ बढ़ाई। इससे पहले कि दानिया वो अंगूठी लेती, असलान डबिया से अंगूठी निकालते दानिया का हाथ थामते इसके सीधे हाथ की तीसरी उंगली में डाल देती। अंगूठी लाया मैं हूँ और पहनाऊंगा भी मैं ही ना। असलान दानिया की जानब देखते हुए इसके हाथ पकड़ते हुए इसके सीधे हाथ की पुष्ट पर लब रख गया कि दानिया जो पहले ही घबराई हुई थी असलान की इस हरकत पर खुद में सिमटी थी। अच्छा तुम थक गई होगी ना, चेंज कर लो, फिर मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। असलान मुस्कुरा कर कहते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन बैग वक्त कुछ याद आने पर पलटा।
दानिया जो बेड से उठी थी स्नान को अपने पास आते देख ठहर रही थी। स्नान जो दानिया के करीब ही आ रहा था, एकदम इसका पाँव दानिया के गरारे में फंसा था और वो दोनों बेग वक्त बैलेंस खराब होने के सबब बेड पर एक साथ जाके गिरे थे। अब सूरत हाल को यूं थी कि दानिया नीचे थी और स्नान उसके ऊपर गिरा हुआ था। दानिया की सांसें स्नान के इतने करीब आ जाने पर थम चुकी थी और स्नान इस वक्त सब कुछ मिलाए दानिया के खूबसूरत चेहरे को देखने में मगन था। दानिया की लिपस्टिक से सजे होठों को देखते स्नान के दिल मचल रहा था। उनकी नरमी को महसूस करने को इससे पहले कि वो जज्बात के रूप में बेकर को भी गुस्ताखी करता। दानिया स्नान की आंखों में चाय हमारे को देखते घबरा कर गोया हुई। हटे प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रहा। दानिया कहने पर स्नान को जैसे होश में आया, उठकर खड़ा हुआ। स्नान के हटते ही फौरन से पहले दानिया बेड से उठी और फौरन अपने वार्डरोब की जाने पड़ गई। कुछ दफे के बाद दानिया वार्डरोब से बाहर आई थी। रेड कलर की फुल नाइटी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई, मतलब कि स्नान शावर ले रहा था। दानिया गहरा सांस लेती बेड की जाने पड़ी थी। प्यास का एहसास होने पर दानिया साइड टेबल पर पड़े जग में से गिलास उठाकर पानी नलती हुई पीने लगी थी कि बेवक्त स्नान शर्टलेस ट्राउजर जेब तन किए तौलिए को गर्दन में डाले बाहर निकला। दानिया की नजर में साथ ही इस्लाम लगी थी। इसको शर्टलेस देखते ही दानिया का रंग पल भर में लाल गुलाबी हो, जबकि कि वो रुख बदल गई थी जबकि स्नान इसकी हरकतों को और नोट कर लिया था। जब भी कदम इसकी जान बढ़ाए थे, ऐसे चोर ने गांव से क्यों देख रही हो, तुम्हारा ही हूँ, जब चाहो जैसे चाहो देख सकती है, हक है तुम्हारा। इस्लान दानी के कमर में हाथ डालती गोया कि दानी ने दोनों हाथ इस्लान के बरहन सीने पर जमाए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको नहीं देख रही थी, वो तो बस अचानक से ही नजर पड़ेगी। दानी ने अपनी बात खत्म करके इस्लान के हाथ पर अपनी कमर से हटाने चाहे थे कि इस्लान ने दानी की कमर पर अपने हाथ की गिरफ्त मजीद मजबूत की। इस्लान छोड़े, मुझे काफी रात हो चुकी है, नींद आ रही है, मुझे सोना है। पानी इधर उधर देखते हुए जल्दी से गए, सोने दो। हाँ जानम, आज हमारी स्वागत है और तुम्हें सोने की पकड़ी है। सोना नहीं है तो क्या करना है आज? आज मुझे दो जिस एक जान करने हैं, तुम्हारी रूह में उतरना है और हमारी मोहब्बत को मुकम्मल करना है। इस्लान की बेबाक बातों को सुनकर दानिया कान की लोह तक सुर हुई थी। इससे पहले कि इस्लान के लबों को जूता दानिया इसके लबों पर अपना हाथ रख गई। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, आप भी थके हुए होंगे, इसलिए सो जाते हैं ना। दानिया बमुश्किल अपना जमना इस्लान की शहरज़ादा गिरफ्त में मुकम्मल करती इसके हाथ कमर से हटाते बैठ की दूसरी जाने पड़ी थी और लेटे खुद पर कंफर्टेबल और लिया कि इस्लान वहीं खड़ा दानिया को पुछ को देखते किसी से गहरी सोच में गर्क हो चुका था। जन्नत ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी जेब तन की, सुनहरी बाले में लूज कर्ल डाले, आंखों में स्मोकी आई मेकअप किए, सुर्ख लबों को लाल रंगे, चूड़ी में डायमंड का नफीस सेट जेब तन की, पाँव में ब्लैक कलर की हाई हील पहने वो तैयार थी। इसकी बरक्स अफजान ब्लैक एंड 3 पीस सूट में पहने काफ़ी हॉबर और हैंडसम दिखाई दे रहा था। आज दानिया और इस्लान का वेडिंग रिसेप्शन था जिसकी बिना पे इस्लान और जन्नत भी तैयार हो रहे थे। जन्नत तुम तैयार हो तो चलें, लेट हो रहे हैं। अजलान जो अजरत में कमरे में दाखिल हुआ था जन्नत को देखकर ठिठक गिर कर रुका। जन्नत लग ही तो इतनी हुसीन रही थी, खूबसूरत लग रही थी कि अजलान अपनी पलकें झुकाना न पाया। जन्नत खुद पर अजलान की गहरी नजरें महसूस करके पलकों की छलमन गिरा गई। इससे पहले कि अजलान उसके करीब जाता अजलान के सेल पर कॉल आने लगी। जी जी डैड, बस हम निकल रहे हैं। अजलान कहकर कॉल काटते हुए कोई हुआ, चलो फंक्शन में सब वेट कर रहे हैं हमारा। अजलान ने ममश को जन्नत की क़यामत बर्पा करते सरापे से नजर हटा देखा जिसकी जन्नत सर को सरापे हिलाती इसके पीछे ही रूम से बाहर निकली थी। जन्नत स्काई ब्लू कलर की मैक्सी अब दिन की लाइट से मेकअप और खूबसूरत नाजुक सा डायमंड सेट पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बरक्स इस्लान व्हाइट एंड ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में दर्दन था। इस्लान और दानिया के रिसेप्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर रखा गया था। मीडिया शोबिस के सितारे, मशहूर सियासतदान, खान ग्रुप, इंडस्ट्री, सभी लोग मौजूद थे। फंक्शन शुरू हो चुका था। इस्लान, जन्नत, दानिया इस्लान के साथ स्टैचू फोटो बनाने में थे। सर आप दोनों की एक पिक्चर हो जाए। कैमरे में इस्लान और जन्नत को देखते हुए गया हुआ, ऐसे नहीं सर, आप मैडम की कबर पर हाथ रखेंगे और एक दूसरे की जानब देखेंगे। कैमरे मैन के कहने पर जन्नत लबों को दांतों से कुचलने लगी कि इस्लान बेग वक्त इसकी कैमरे में हाथ डालते इसे अपनी ओर खींचकर इसकी तवज्जो का जानब मकबूज करवा गया कि दोनों किसी पोजीशन में काफ़ी पिक्चर कैमरे में ले चुका था जबकि दूर खड़ी शनाया इन दोनों को इतने करीब देखकर जल करेगी थी। इसे इल्म हो चुका था कि इन दोनों की शादी का फलक नाम का कांटा उसके रास्ते हटो तब उसकी बहन जन्नत इन दोनों के बीच में आ गई। यही सोच का शनाया हुल खोलने लगा। जब जन्नत स्टेज से उतरी वॉशरूम की थी, इसके पीछे शनाया भी की थी, लेकिन प्लेट में पड़ी छुरी उठाना न भूली थी। जन्नत हाथों को पलटी थी कि ऐसे शनाया अपने सामने खड़ी दिखाई दी थी। आप कौन? जन्नत न समझी से गोया ही मैं हूँ, वो हूँ जिसकी ज़िंदगी तुम दोनों की वजह से ज़ाब बन चुकी है। बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने मुझे। एक्सक्यूज़ मी, आप हैं कौन हो? ये किस टून में मुझसे बात कर रही हैं? आप जानती हैं कौन हूँ मैं?
जन्नत माथे पे बेल्ट डाले गई। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी बहन मौत के मुंह में गिर गई थी। मैंने ही फलक को सीढ़ी से धक्का दिया था, लेकिन देखो तो फलक नाम का कांटा मेरी जिंदगी से निकल गया, लेकिन जन्नत नाम का कांटा अभी भी मेरी जिंदगी में मौजूद है, जिसको मैं आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। इससे पहले कि जन्नत कुछ कहती, शनाया ने सीधा हाथ में पड़ी छुरी एकदम ही जन्नत के पेट में खोप दी थी कि जन्नत दर्द से कटाती हुई वही जमीन पर बैठती चलेगी और शनाया मौका देकर वहां से फरार हो गई। अलबत्ता जिस छुरी से इसने जन्नत पर वार किया था वही चलती में फेंक गई थी। काफी देर गुजर जाने के बाद जब जन्नत वाशरूम से बाहर न आई तो अर्जनान को परेशानी रहा कोई। बेशक इसे जन्नत से नफरत ही सही, लेकिन उसकी जानब उसने कभी गफलत नहीं बरती थी। जब वो वॉशरूम में गया, जन्नत क्या हुआ? उठो जन्नत, ये किसने किया है? अजनान जन्नत को खुद में लथपथ देकर बुखलाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अजनान बेहोश पड़ी जन्नत को बाहों में उठाए बाहर जाना दौड़ा था। जन्नत को इमरजेंसी में गए हुए घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था। अजनान के पांव चल चल कर छल हो चुके। नायरा बेगम, अहमद खान भी अजनान के साथ मौजूद थे। अलबत्ता दानिया और अरसलान को अहमद खान ने घर जाने का कहा था। अरसलान लाल आंखें लिए बस यही सोच रहा था कि आखिर ये हरकत किसने की होगी। जन्नत को तकलीफ में देखकर इससे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? क्यों इसके लिए फिक्रमंद हो रहा था? क्यों उसका दिल इससे खोने से डर रहा था? अभी वो इस इंसान को सोचा कि माहौल में डूबा था जब भी इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर निकलता हुआ दिखाई दिया। अजलान फौरन से पहले डॉक्टर की जानब लपका, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? अब वो ठीक है ना? मिस्टर अजलान, हमने अपनी जानब से पेशेंट को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पेशेंट को अभी तक होश नहीं है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अजलान के कंधे पर हाथ रखते ही गोया हुए थे कि अजलान ने एक कदम बाबा साहता ही पीछे की जान उठे। अहमद और नाइला ने आगे बढ़कर इससे संभाला था। मॉम डैड, मैं फलक को ऑलरेडी खो चुका हूँ, अब मैं जन्नत को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। अजलान लब बीचे हुए लहू रंग आंखें लिए गोया हुआ, बेटा तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह जन्नत ठीक हो जाएगी। हिम्मत मत हारो तुम, ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो जन्नत का ख्याल कौन रखेगा? नाइला बेगम बहती हुई आंखों के दरमियान गोया हुई। दानिया किचन में खड़ी अजलान के लिए काफ़ी बना रही थी। मुलाजमा अपने क्वार्टर में जा चुके थे, इसलिए खुद भी ही बनाने लगी। काफ़ी बनाकर ऊपर आई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। मतलब स्नान शावर ले रहा था। दानिया काफ़ी का कप साइड में रखा खुद सोफे पे बैठ गई और पहले से ही कपड़े चेंज कर चुके थे। कुछ तोहफे के बाद इस्लान ब्लैक ट्राउजर जैबतन किए बिना शर्ट के बाहर आया। गीले बालों को तले से रगड़े इस्लान एक नजर दानिया की जाना देखा जो निगाहें झुकाई हुई थी। उसका ग्रेस समझ चुका था। जब ये शर्ट पहनता वो कॉफ़ी का कप उठाते इसके साथ ही सोफे पर आन के बेटा, क्या हो तुमने अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाई? इस्लान के सवाल पर दानिया झुझकी निगाहें इसके चेहरे पर जमाई थी। नहीं, मुझे दिल नहीं था। खैर आप बताएं, जन्नत आबी की कोई खबर आई? हाँ, डैड की कॉल आई थी, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, अगले 24 घंटे एम करार दिए गए हैं। अल्लाह पाक मेरी आपी को लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। दानिया नीम आंखों समेत गोया हुई, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस्लान ने कॉफ़ी के कप साइड पर रखते दानिया का हाथ थामा था कि दानिया ने अपनी नीम आंखें इस्लान की आंखों में गाड़ दी थी। इस्लान ने सर पाँव दानिया को गहरी निगाह से तका था, जो ब्लू कलर के टी शर्ट और ट्राउजर जेब तन की हुई थी। खुले बाल, बिना मेकअप के पास साफ चेहरा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। स्नान आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखे कि स्नान का पहले लम्स महसूस कर दानिया अपनी आंखें मूंद गई थी। माथे से होते स्नान गालों पर झुका इसके स्नान था जैसे दानिया को ऊपर पाकर बहकने लगा। इससे पहले कि वो जो था दानिया जो ट्रांस की कैफियत में थी, घबरा के इससे दूर बैठी थी और थोड़ा दूर होकर बैठी थी कि स्नान को दानिया के एक बार फिर से इससे दूर जाना पसंद नहीं आया। जब भी पीछे हटते हुए सफ़े से उठा ही था कि दानिया सामने रखे टेबल पर पड़ा मोबाइल रिंग हुआ। दानिया का मोबाइल जो सोफे के से को उठाया था, सेफ कॉलिंग दिखा रहा था। इस्लान की रगें गुस्से के सबब तनगी थी। हाथ की मुट्ठियां बीजे हुए चिल्लाते हुए गोया हुआ, उठा लो मी भी, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी तुम्हारे एक्स ने। इस्लान ने जेलस होते कहा, उल्टे कदमों से कमरे से निकल गया कि दानिया वहीं खड़ी मोबाइल को गुस्से से घूरती सेफ की कॉल कट कर गई थी। रात से सुबह हो चुकी, लेकिन अभी तक जन्नत के जाने से कोई तसल्ली बख्श खबर वसूल नहीं हुई थी। अजलान ने नाइला और अहमद को घर भेजना चाहा, लेकिन वो दोनों इसकी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अजलान, बेटा कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया, इससे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मोम मैं ठीक हूँ, एक दफ़ा जन्नत को होश आ जाए तो मैं खा लूँगा। अजलान ने तसल्ली देते हुए कहा। इसी समय डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया था। मिस्टर अजलान, आपकी वाइफ को होश आ गया, लेकिन चूंकि इनकी हालत मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं, लिहाजा हम मजीद कुछ घंटे इनको आईसीयू में ही रखेंगे। डॉक्टर के कहने पर इन सभी को कुछ तसल्ली हुई। डॉक्टर, मैं मिल सकता हूँ जन्नत से? जी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। पेशेंट ज़्यादा रेस्ट करे, इतना ही बेहतर है इनके लिए। ओके, थैंक्स टू यू। अजलान ने बमुश्किल मुस्कुराती हुई कहा, मोम डैड आप लोग पहले जन्नत से मिल लें, मैं तब तक कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर लूँ। अजलान के कहने पर दोनों को सर को जवाब देते हुए आईसीयू की जानिब बढ़ गए।
मॉम डैड आप लोग अब घर चले जाएं, जन्नत से तो मिल चुकी हैं, आप लोग तो थक गए होंगे, इसलिए घर जाकर रेस्ट कर लें और हाँ फिक्र मत करें, मैं यहाँ हूँ, जन्नत का ख्याल रखूंगा। लेकिन अजलान तुम भी तो थके हुए हो, परसों रात से तुम जाग रहे हो और तुम्हारे डैड चले जाओ, मैं रुकती हूँ यहाँ। मॉम आई एम फाइन, मेरी टेंशन मत लें, आप लोग जाएं। अजलान नरम लहजे में बोला, फाइन नाइला, अजलान ठीक कह रहा है, हम लोग चलते हैं, कल फिर एक चक्कर लगा लेंगे। अहमद खान के कहने पर नाइला बेगम को सर बाब में हिला गई थी। जन्नत को अगली सुबह आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जन्नत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसे मुकम्मल होश भी आ चुका था। अरजान रूम में दाखिल हुआ था। जन्नत चट लेटी छत को घूरने में मसरूफ थी। कैसी हो अब? अरजान जन्नत के करीब बैठते होगा। जिंदा हूँ लेकिन अफसोस आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, बच की हूँ। जन्नत प्लीज़ ऐसे मत कहो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप अच्छा आप ऐसा नहीं चाहते बकौल आपकी, आपने तो मुझे हमारी शादी के अगले दिन भी कह दिए थे कि मुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तो अजलान अब मुझे तकलीफ में देखकर आप क्यों परेशान होने का टांग कर रहे हैं? आपको ये दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी कहेगी हर ज्यादती, आपका कहा हर लफ्ज़ याद है। आप मुझे फलक कापी की कातिल समझते हैं ना, तो सुन लें। अजलान खान, मैं जन्नत बासम खान कसम खाती हूँ आपके सामने अपनी बेगुनाही को साबित करके रहूंगी। और अजलान, जिस दिन मैंने खुद आप पर लगाए आपका ये इल्ज़ाम झूठ साबित कर दिया ना आइसोए, मैं उसी दिन हमारे बीच बना ये नाम नहादा रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। जन्नत मजबूत लहजे में लाल आंखें लिए कहती हुई अपना रुख दूसरी जानब कर गई थी कि अजलान के ही सामने जन्नत की पश्क को देखते रहा और फिर उल्टे कदमों वापस पलट कर गया था। अजलान रात का बाहर निकला था और अभी शाम होने को आई थी, अब तक वापस नहीं लौटा था। दानिया की काज कर चुकी थी, दिल ही दिल में दोनों तरफ से वसवसे आ रहे थे। अचानक का नंबर बन जा रहा था। अहमद खान नाइला बेगम या जन्नत की आदत के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे। यार मैं कैसे समझना, सर को मेरा सेफ से कोई वास्ता नहीं। दाना इस्तराबी कैफियत का शिकार होती कमरे में टहलते हुए उससे ही अनकराम हुई थी। अभी वो इसी इंसान में खड़ी थी कि इसने इस्लान की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। इसने नीचे का मंजर देखना चाहा लेकिन चूंकि अंधेरा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ग्लास वाल्स लगे होने के सबब नीचे का मंजर साफ दिखाई देता था। दानिया धड़कते दिल के साथ रूम के दरवाजे की जाने पड़ी थी। इससे पहले का दरवाजा खोलती इस्लान नशे में चोर लड़खड़ाते कदमों समेत कमरे में दाखिल हुआ कि दानिया इसको इस तरफ देखकर हैरान हुई। इस्लान, आपने ड्रिंक की हुई है? दानिया इस्लान को समाते हुए गोए हुए जो बस गिर नहीं हो रहा था। दानी की आवाज़ सुन इसकी जानब देखा जो ब्लैक कलर की फुल नाइटी ज़ेब तन की हुई थी, खुले बाल, मेकअप से पाक चेहरा, वो बहुत दिलकश और मसामी दिखाई दे रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। इस्लान लेजर घड़घड़ाहट लिया हुआ था। इस्लान, आपकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही, आप यहाँ बैठे, मैं आपको पानी देती हूँ। दानी कहती इस्लान का बाजू अपनी गर्दन से निकालते से बेड पर बिठाया और खुद जग से पानी गिलास में डालने लगी। इसी की जानब बढ़ाते कदम गिलास इसके सामने कर गई थी। इस्लान जो पहले हीट सेफ की वजह से तेज में मतला था, पानी का गिलास जमीन पर चिटक गया। कमरा साउंड प्रूफ था, लिहाजा आवाज़ बाहर न गई थी, जबकि दानिया डर के पीछे हटना चाहा था, इसलिए पहले कि वो पीछे हट दी इस्लान एकदम इसकी गलाई जगड़ता इस वक्त पर गिरा गया कि दानिया इस अफवाद पर हवास बात होती बुला खाला उठी थी। इस्लान, ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, पीछे हटे। दानिया ने इस्लान के एक सीने पर हाथ रखते उठना चाहा। इस्लान अब की बार इसे खुद के नीचे करता इस पर साया फलक हुआ। इसलिए तुम मुझसे दूर भागती हो, अपने करीब नहीं आने देती, आज भी वो सिर्फ तुम्हारे दिल में मौजूद है ना? इस्लान लाल आंखें लिए दानी के दोनों कलाइयों को जिगरता है गोया हले को जो मुसलसल निजामत कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है सेफ की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। पता नहीं उसने क्यों कॉल की है, मैंने कॉल पिक की ना, मैंने उसे मैसेज करने का बोला था। दानी अपनी सफाई देते गोया हुई थी। तुम झूठ कह रही हो, तुम ही सच्ची होती ना, इसका नंबर अब तक सेव क्यों रखा हुआ है अपने मोबाइल में? इस्लान ने गुस्से से कहा। जबकि बताने को भी गुस्सा आ गया जो हुआ वहाँ छोटी सी बात को बतंगड़ बनाने में तुला था। इस्लाम, आपको जो समझे समझे, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं, छोड़े मुझे प्लीज़। दानिया को ज़्यादा लहजे में कहता इस्लान को इसकी निजामत पसंद नहीं आ रही थी। आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज छोड़ दिया ना तो तुम्हें तो सारी ज़िंदगी ही मुझसे दूर भागती रहोगी, मुझे ठुकराती रहोगी। इस्लान की बात मुकम्मल होते हुए बिना ही दानिया बिना सोचे समझे मौका दिए इसकी लबों पर झुका था, इतनी शिद्दत से कि उसकी शिकंजे में फड़फड़ा के लगी थी। मुज़ाहमत से भरपूर जा रही थी लेकिन वो इसका देह कामत वजूद को हिला ना पाई थी। इस्लान का कुछ पलों के दफे के बाद पीछे हटा के दानिया की बसस्ती आंखों में देख इससे मजीद गौफ चढ़ी, इसलिए वो बिना रुके इसकी गर्दन में झुकता अपने सुलगते लम्स छोड़ने लगा कि दानिया इसकी शिद्दत से सिरती हुई थक हार के अपने आप इसकी सपोर्ट कर गई थी। सब दानिया की आंख खुली तो बेड की दूसरी साइड हारी था। दानिया ने पूरा कमरा देखा लेकिन इस्लान कहीं मौजूद नहीं था। वो लबों को इस्ताबी के फिर में कहीं थी, फूल पर इसका नंबर डायल करने लगी लेकिन इस्लान ने इसकी कॉल कट कर दी। दानिया की आंखों में कई आंसू आ चुके थे। एक तो रात उसने बिना उसके मनमानी की थी और अब भी इसे इग्नोर कर रहा था।
तामिया तमाम तर सोचों को झटकती शावर लेने वॉशरूम की जाने पड़ी। 15 मिनट बाद वो सादा गुलाबी कमीज सलवार पहने गीले बालों समेत बाहर आई थी। इसने एक बार फिर से मोबाइल चेक किया कि शायद इस्लान ने कॉल बैक की हो, कोई टेक्स्ट वगैरह, लेकिन कोई कॉल मैसेज नहीं आई। दानिया गहरी सांस लेती नीचे की जाने पड़ी। निमिषा, इस्लान कहाँ गए हैं? दानिया लाउंज में मौजूद मुलाजिम को देखकर बोली जो सफाई में मसरूफ थी। बीबी जी, छोटे साहब तो काफ़ी देर पहले अस्पताल के लिए निकल गए हैं, कह रहे थे जैनब बीबी की इयादत के लिए जा रहे हैं। बड़ी बेगम साहिबा, बड़े साहब भी वहाँ मौजूद हैं। तो क्या ताई अम्मी ताया अबू रात वापस नहीं आए थे? नहीं बीबी जी, वो दोनों कल रात वहीं रुके थे। अच्छा ठीक है, दानी कहती हुई ऊपर अपने कमरे की जाने बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम अरजान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो दानिया? अरजान के यूँ पूछने में दानिया पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर गोया है जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं जन्नत आपकी कैसी है, ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, इनफेक्ट आज डिस्चार्ज भी मिल जाएगी। असलान हमारे साथ ही ये बताया है उसने हमें कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी भाई, बस रात में सर में दर्द, अब ठीक हूँ। ठीक है भाई, खैरियत से आए आप लोग। जन्नत आप ही को मेरी तरफ से बहुत पूछिएगा। हाँ ठीक है, तुम्हें अपना ख्याल रखो, शाम में मुलाकात होती है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तानी कहकर कॉल रेस्टोरेंट की क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? इस्लान को बहुत जाता जो मुझे भी अपने साथ ले जाते तो कम से कम आदत ही कर लेती जन्नत आप ही की। तानी कड़कती हुई सोचा था। जन्नत अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ चुकी थी। ज़किया बेगम तो इससे चंद दिन अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन जन्नत खुद फिलहाल नहीं जाना चाहती थी। उसका इरादा खुद को बेकसूर साबित करके एक दफ़े ही इस घर को छोड़ने का था। इस्लान मेरी बात तो सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? तानिया इस्लान को उसका बैग बैग करते हुए देखकर बोली, वापस जा रहा हूँ, ड्यूटी पर एक वीक की छुट्टी ली थी। इस्लान प्लीज़ कुछ दिन मज़ीद रुक जाए, मैं आपके बिना बहुत अकेला फील करूँगी। क्यों अकेला फील? क्यों अकेला? क्यों, सेफ है ना वो, इंटरटेन करेगा ना तुम्हें। और वैसे भी मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? मैं मरूं या जीऊँ तुम्हारी बुला से। अला ना इस्लान, मरे आपके दुश्मन। दानिया आगे बढ़कर इसके लबों पर अपनी हथेली जमा गई। हाँ इस्लान, उसे अच्छा लगा था उस दिन से, जिस दिन से उसने दानिया को सेफ से बचाया था। तब से जब इस्लान ने तनहा खड़ी दानिया को अपना का फैसला दिया था, उस दिन से इस्लान ने दानिया के दिल में घर लिया था। बस फ़र्क इतना था कि वो अपनी फीलिंग को खुद नहीं समझ पाई थी। तानिया, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम अपने ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल या मैसेज करके बता देना। मुझे चीज़ों की नहीं आपकी ज़रूरत है इस्लान। तानिया रोती हुई जाते हुए इस्लान के बाजू थाम कर बोली कि इस्लान इसके आंसू पे बेचैन हो उठा। इससे पहले कि कुछ किया था, दानिया के मोबाइल पर सैफ का वॉइस नोट आया। इस्लान जो इसके करीब ही खड़ा था देख चुका था, सर को नफी में लाता जख्मी मुस्कुराहट ले गोया हुआ। दानिया, मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। इस्लान मेरी बात सुने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसे आप समझ रहे हैं, इससे कोई बात नहीं करना चाहती। दानियाल इस्लान के पीछे लिपकी थी, लेकिन तब तक इस्लान जा चुका था, जबकि दानिया ने गुस्से से आंसू पीते अपने ही बाल नोच डाले थे। कुछ पलों के इत्तेफाक के बाद उसने फेस की चैटिंग खुली, बिना सेफ का वॉइस नोट सुने दानिया ने वॉइस मैसेज किया था, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सेफ, मेरी बिला से तुम मरो या जियो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइंदा के बाद मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता कायम करने का सोचा भी मत। दानिया ने अपनी बात ख़त्म करके सेफ को ब्लॉक कर दिया। पहले ही कर देती। जन्नत को आज अस्पताल से डिस्चार्ज 1 हफ्ता बीत चुका था। अब वो पहले किसी कदर बेहतर थी, खुद चल लेती थी। यही वजह थी इसने सबसे पहले उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जिस दिन फलक सीढ़ियों से गिरी थी। वीडियो देख लेने के बाद कहीं यहाँ से उसकी पलकों पर आकर ठहरे थे। जन्नत शनाया को जेल की सलाहों के पीछे पहुंचाना चाहती थी, और अभी तो इसने अपनी बेगुनाही भी साबित करनी थी। फलक आपी, मैं आपका खून कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं शनाया को उसकी असल जगह पहुँचा के रहूँगी, वादा है मेरा आपसे। जन्नत अपने बेटे आंसू को साफ करती ही बोली, मॉम डैड दानिया अजलान कहाँ हैं आप सब लोग? जन्नत हाथ में फ़ोन पकड़े लाउंज में खड़ी हुई सभी को आवाज़ें देने लगी जो इसकी बुलाने में नीचे आए। क्या हुआ जन्नत बेटा, सब ठीक है ना? तुम इस तरह क्यों बुला रही हो? अहमद खान जन्नत की जानब देखते गोया हुए, जबकि जन्नत की निगाहें अजलान पर मरकूज थी जो इस वक्त उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं आज सबके सामने एक बड़ी हकीकत का पर्दा उठाना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं ना, अजलान ने मुझसे निकाह सिर्फ बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि बकौल इनके मैं अपनी बहन की कातिल हूँ। अपनी बहन को सिर्फ देखकर दिया ताकि मैं अभी की जगह ले सकूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं मैं सब बर्दाश्त करती रही कि शायद अजलान को अपनी गलती के साथ हो जाए, शायद इनको सही और गलत में फ़र्क पता चल जाए। लेकिन अब और नहीं, अब मैं मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। जन्नत ने स्पाट ले में कहा कि नाइला बेगम सख्त निगाहों से अजलान को देखने लगी। तो क्या ये सब सच नहीं? तुमने मेहंदी वाली रात मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था? अजलान गुस्से में गोया हुआ कि जन्नत जफरी मुस्कुराई। बिल्कुल किया, मैंने किया था इजहार, लेकिन अजलान आपने मेरी मोहब्बत को मेरे गुनाह ही बना दिया। जन्नत नज़मी निगाहों से अजलान की जानब देखती हुई बोली, जानते हैं आप लोग फलक आपी को किसने सीढ़ियों से धक्का दिया? वलीमे वाले दिन किसी ने मुझ पर वार किया, और कोई नहीं बल्कि अजलान की अम्बाइस शनाया है।
یہ سب کیا دھڑا اسی کا ہے، اسی نے میرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ میں کیسے مانوں جنت؟ تو تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو شنایا؟ ایسے کیوں کرے گی؟ کیا ملے گا اسے سے کر کے؟ آپ ملتے اسے ایسا کر کے چاہتی ہے وہ آپ کا غزلان؟ ہاں یقین نہیں ہے نا تو مجھے پر تو دیکھ لیں خود۔ جنت نے کہہ کر فون موجود ویڈیو کو ٹی وی پہ چلا دیا کہ اب کی بار رضلان کے آسان خطا ہوئے۔ ویڈیو دیکھتے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ رضلان کچھ کہتا نائلہ بیگم آگے بڑھی اور زیردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا۔ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری رضلان، میں سوچ نہیں سکتی تھی میرا بیٹا اس حد تک گر جائے گا۔ نائلہ بیگم نے بہتے آنسو کے درمیان بولی کہ دانیہ نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ مجھے معاف کر دو جنت میری جان، تمہیں مجھ سے سب پہلے بتا دینا چاہیے تھا، شاید اس کمعقل کو سمجھ جاتی تو ایسا نہ کرتا۔ نائلہ بیگم روتے ہی گویا نصیب میں لکھی سچیاں جھیلنی پڑتی ہیں موم، آپ کیا کر لیتی اس سب میں؟ جنت نے اپنے آنسو صاف کیے تھے کہ رضلان جو جنت کی جانب میں دیکھ رہا تھا اس کے سیل کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ دیکھا تو پولیس انسپکٹر نے میسج نوٹیفیکیشن کے بعد سامنے آ چکا تھا جس میں چھری سے جنت پر وار کیا گیا تھا۔ اس چھری پر شنائی کی انگلیاں کے نشانات تھے۔ رضلان کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی تھی، اسی وہ تیز قدم اٹھاتا راہداری عبور کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دانی اس کو روکو جنت میری جان پلیز رک جاؤ، رضلان واپس آ جائے گا، میں خود بات کروں گی، اس سے معافی مانگے گا تم سے مجھے میرے گھر کو چھوڑ کر جان بیٹا، میرے گھر کی رونق ہو تم ہی چلے گی تو یہ گھر سونا ہو جائے گا تمہاری بنا۔ موم آئی ایم سوری لیکن میں مزید نہیں رک سکتی، نہ میری برداشت جا چکی ہے، پلیز جانے دیجیے آپ مجھے۔ دانیہ آپ کے پاس ہی ہے، خیال رکھے گی آپ کا۔ ویسے بھی میں نے قسم کھائی تھی اپنے بے گناہ ثابت کر لینے کے بعد میں اس رشتے کو مزید قائم نہیں رکھ پاؤں گی۔ جنت مضبوط سپاٹ لہجے میں کہتی اپنا موبائل اور بیگ پکڑتی منزل سے ہٹ چکی تھی۔ جب اپنے گھر آئے ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت بیت چکا تھا۔ شنایا کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، تمام تر سچائیاں حقائق سامنے آ جانے پر شنایا کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ سچ سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ ذکیہ بیگم نے ایک دفعہ جنت سے اس کے اور رضلان کے بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن جنت نے بیچ میں ہی روک دیا اور رضلان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت ہوگی ہے دانی کہ تم میری شکل دیکھنے کی بھی رواں دعا نہیں؟ سیف اپنی موبائل میں موجود دانی کی تصویر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ جو کچھ ہی پلوں کے تفریح کے بعد اس نے واٹس ایپ میں جا کر دانی کی چیٹنگ کھولی تو ہموار بلاک ہی تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی سیف، میری بلا سے تم مرو یا جیو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئندہ کے بعد مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم کرنے کا سوچنا بھی مت۔ دانی کی یہ وائس نوٹ وہ کئی دفعہ سن چکا تھا۔ سیف کے اندر ہی اندر جیسے سب ختم ہو رہا تھا۔ تم مرو یا جیو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دانی کی ہی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، آنکھیں ضبط کے مارے لال ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سب برداشت کرنا تھا تو سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی کار کی کیز چابی اٹھاتا قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا گیا۔ جنت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ 2 دن سے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سب صحیح سے کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ جنت کو کوئی انگریزی کی کتاب کھولے اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ جب یہ دروازے پہ دستک آ جائیں بی بی جی بڑی بیگم صاحبہ آپ کو لنچ کے لیے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوتی گویا ہوئی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم ایسا کرو مجھے ایک کپ اچھی سی چائے بنا دو۔ جی ٹھیک ہے بی بی، میں لے کر آتی ہوں۔ تابعدار ملازم تابعداری سے سر کو ہلا کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جنت جو ہمارا کتاب کو مطالعہ کرنے سے اچانک ہی اسے وامٹ آئی اور کہ وہ اس سے پہلے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ بیلوں کی دفعے کے بعد انداز ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، اچانک ہی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ملازمہ جنت کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جیسے ہی ملازمہ اندر داخل جنت کو زمین پر بے ہوش دیکھ کر فوراً سے اس کی چیخ بلند ہوئی تھی کہ ذکیہ بیگم سمیت دیبا اور باسم خان بھی بھاگتے ہوئے اوپر پہنچے۔ یہ کیا ہو گیا میری بچی؟ جنت میری بچی آنکھیں کھولو، اپنی ماں سے بات کرو۔ ذکیہ بیگم بوکھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ بیگم صاحبہ جب میں جنت بیوی کو چائے دینے اوپر آئی تو جو نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ ریلیکس ذکیہ، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، باسم خان نے عجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ کیا ہو ڈاکٹر صاحب، ہماری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ دیبا بیگم پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ جی سب ٹھیک ہے، انفیکٹ آپ سبھی کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشی خوشخبری؟ باسم خان گویا ہوا، آپ کی بیٹی 1 ویک پریگننٹ ہے، لیکن دیکھیں پیشنٹ کافی ویک ہیں، آپ کو ان کا کھانے پینے کا ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں کچھ دوائیاں کچھ وٹامنس بھی لکھ کے دے رہی ہوں، یہ بھی پراپر ٹائم پہ دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے لکھ کر پرچی باسم خان کو تھپائی۔ تھینک یو ڈاکٹر، باسم خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنت بیٹا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اب کسی قسم کی کوئی لاپرواہی قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ذکیہ بیگم اسے تائید کرتی ہوئی بولی، ویسے اگر تم کہو تو رضلان کو سنا دوں یہ خوشخبری؟ نہیں مم، اس کی ضرورت نہیں، میں رضلان کو کھلا کر نوٹس بھجوا چکی ہوں، میرے اور میرے بچے کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جنت نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم ہوش میں ہو جنت جی؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ باپ ہے وہ اس بچے کا اور تم کہہ رہی ہو کوئی تعلق نہیں اس کا؟ تمہیں نے بنا کسی کو بتائے مشورہ کیے بنا اسے کھولے کر نوٹس بھی بھیج دیا؟
जकी बेगम तेज लहजे में गोई हुई थी, मॉम प्लीज स्टॉप इट, कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ना है। जन्नत स्पॉट लहजे में गोई हुई थी। जकी बेगम तासुर से सर हिलाती बाहर जाने पड़ गई। तानी अपने रूम में मौजूद इसरावी को फिर मतला यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। मोबाइल हाथ में पकड़े वो असलान को कई कॉल्स मैसेज कर चुकी थी, लेकिन असलान ने ना तो कॉल पिक की ना ही कोई मैसेज की सीन किया। असलान आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे मेरी सफाई में बोलने का एक मौका तो दें, दानिया ने हंसने लहजे में कहा। तो एक नज़र वाकला पर लगी घड़ी पर डाली जो रात का 9 बजा रही थी। दानिया कुछ देर मजीद यूं ही टलती रही कि अचानक उसकी सेल फोन बजी। दानिया जिसके चेहरे पर खुशी की रमक दिखाई थी, पर में मान बज गई। कॉल किसी और की नहीं, शाहनवाज मिर्जा की थी। पहले पहले दानिया सोचे को कॉल काट दे, लेकिन जाने क्या सोची कि इसने कॉल पिक कर ली। हेलो दानिया बेटा, तुम सुन रही हो ना, मैं तुम्हारा बाप। जी पहचान गई हूँ आपको, क्यों कैसे फ़ोन किया आपने। दानिया स्पॉट मंत्री बेटा, सैफ का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है आज शाम में, अभी अभी इसको अपने हाथों से दफना के आ रहा हूँ। शाहनवाज की बात सुनते ही दानिया जैसे सितानों की जद में आ गई। आंसू बेहतर गालों पर बह निकले थे। मैं जानता हूँ दानिया, ये सब तुम सुनना नहीं चाहती, लेकिन सैफ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मरने से पहले उसकी आखिरी वॉइस नोट में तुमसे माफ़ी मांगी थी। वो तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने बिना सुने उसको बुला कर दिया। बहुत अफसोस था दानिया, दिल बर्दाश्त हो गया था, खाना पीना छोड़ दिया था उसने और तुमसे सचमुच में मोहब्बत करने लगा था। बेटा तुमसे दूर जाने का बहुत गहरा सदमा लिया, इसलिए वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाया और हमें छोड़कर चला गया। शाहनवाज मिर्जा गम से चूल्हे में गोया हुआ थी कि वह साथ ही दानिया के हाथ से फ़ोन छूट के नीचे जा गिरा। खुद पर वो काबू ना रख सकी और फुट फुट कर रो दी। जो भी था उसने एक वक्त गुजारा था सैफ के साथ, उसके सबका शोर था। मोहब्बत के नाते ना इसे, इंसानियत के नाते इसे दुख हो रहा था। इसे दिल में फांस सी चुभ रही थी, काश ये सब ना होता। काश जन्नत आपी, आपके लिए बहुत खुश हूँ, आप उम्मीद से हैं, मैं चाची बनने वाली हूँ। दानी आज हफ्ते बाद घर आई थी। उस दिन के बाद इसने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। इस्लाम से कोई रब्ता नहीं हुआ था। क्या हो जन्नत आपी, आप खुश नहीं है क्या। दानिया गुम सोफे के किनारे बैठी जन्नत को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए आपी, इतनी बड़ी खुशी मिलने जा रही है आपको, क्यों ना खुश हो। आपको पूरा हक है आपको खुश होने पर। दानिया लहजे में फिक्रमंदी समझ लगा, लेकिन अजलान ने तो मुझसे खुशी होने की हर वजह छीन ली है, कैसे खुश रहूँ मैं। आप इस बारे में मत सोचे ज़्यादा, आप जानती हैं ना और सबसे ज़्यादा कब खुश होती है ये उसे कब सबसे ज़्यादा खुशी कब होना चाहिए, कब जरा जिसकी जानब देखती हुई होगी, जब औरत मामा के दर्जे पर फायद होने वाली होती है तब। इसलिए अब आप वैसा कुछ मत सोचें, खुश रहें, खूब खाएं पिएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। दानिया प्यार भरे लहजे में बोली कि जन्नत इसके हाथों पर अपने हाथ रखती मुस्कुराती हुई सर को सब में हिला गई। दानिया आज तुम जन्नत की तरफ गई थी। अरजलान ने अपने कमरे की जानब जाते दानिया को देखते हुए, क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं, इस बार लहजे में कहा गया। दानिया जन्नत मेरी बीवी है, खुला को नोट्स भेज दिया है उसने, मेरे रिश्ते को ख़त्म करने का हो गया है। आखिर फैसला मेरा ही होगा, लेकिन वो तो आपसे तमाम तब ताल्लुक छोड़ चुकी है, आपकी शक्ल देखने की रवा नहीं। और अरजलान भाई आप क्या चाहते हैं। उसने छोड़ दिया उन्हें उनके हाल पर, छोड़ देने उनके हाल पर। दानिया तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि जन्म मुझसे रिश्ता ही ख़त्म कर दे और आप सब इसमें उसका साथ दे रहे हैं। अजलान भाई आपसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, किसी पर बहतान लगाना गुनाह है, और जितना कुछ आप जनाब आपी के साथ कर दिया है ना, इसके बाद बेहतर है आप उनसे दूर ही रहें। इस सबसे कम से कम उनका बच्चा तो महफूज है। तानी बेसाख्ता ही के जुमले को अधूरा छोड़ चुकी थी। क्या कहा तुमने, बच्चा जन्नत प्रेग्नेंट है, जन्नत माँ बांधने वाली है। अरजलान ने दानी की जानब देखते हुए, लेकिन दानी को हमवश पाकर वो इसके बाद से छोड़ते ही गोया हुआ था। मैंने कहा जवाब दो, मुझे जन्नत प्रेग्नेंट है, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ अरजलान भाई आप भी प्रेग्नेंट है, लेकिन प्लीज़ आप उन पर गुस्सा मत करिएगा, वो इस वक्त शदीद ज़हनी तकलीफ में मुबतला है। मैं क्यों गुस्सा करूँगी, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ मिलने जन्नत से। अजलान की खुशी दीदनी थी, इसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इस खुशी का इंतजार करे। अजलान भाई मेरी बात तो सुनिए, अभी रात हो गई है, सुबह चली जाइएगा ना। दानिया ने अजलान की जानब देखते हुए कहा, लेकिन अजलान किसी के सुनने के मूड में नहीं था। जब ये मंजर से हट चुका था, जन्नत अपने कमरे में मौजूद ड्रेसिंग के सामने खड़ी सुनहरी बालों बुश कर रही थी कि बेक वक्त अजलान उसके कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। जन्नत जो अपनी सोचे में डूबी हुई थी, अजलान को अपने कमरे में देखकर चौंकी थी, जबकि अजलान ने एक गहरी निगाह उस पर डालकर हाफ बाजू वाले पिंक कलर की नाइटी को पिंडियों तक थी ज़ेबदान की हुई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं, जाएं यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, जस्ट गो। जन्नत धीमी आवाज़ में लेकिन नहायत गुस्सीले लहजे में गोया हुई, मुझसे इतनी नफरत है तुम्हें कि तुम मुझसे मेरे बाप बनने की खबर भी छुपा ली। अजलान की बात सुनते ही जन्नत ने नजरों का रुख अजलान की जानब किया था।
بالکل، اب تو نفرت ہی ہے جو کچھ آپ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد کون آپ کے ساتھ رہنا چاہے گا ارسلان؟ آپ نے میری محبت کو گناہ بنا دیا۔ محبت کا نام لے کر آپ مجھے صرف رسوا ہی نہیں بلکہ مجھ سے میری نسوانیت کا بھی پنڈار چھین لیا، میری عزت نفس کو بھی تار تار کر دیا۔ جنت، دیکھو جنت، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ میں فلک سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور اس دن جیسے میں نے دیکھا بس غصے میں آنکھیں ویسے ہی تصور کرے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں نے اس سب پر یقین کر لیا۔ ازلان بعض اوقات جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ جنت نے کہہ کر اپنا رخ پھیر لیا تھا کہ ازلان کے ایک ہی چست میں آگے بڑھتے جنت کی کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈال کے جنت اس اچانک ہوئی آفات پر پھلا گئی۔ مزاحمت بھی جاری تھی خود کو چھڑانے کی، لیکن چھڑوا نہ پائی۔ جنت پلیز مجھے ایک اور موقع دے دو، معاف کر دو مجھے، میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے اپنے بچے کا بہت دھیان رکھوں گا، ارسلان نے گھبرو لہجے میں کہا تھا۔ معاف کر دوں، ایک اور موقع دے دوں ارسلان خان، کہ آپ نے مجھے موقع یس میری صفائی میں بولنے کا جب مجھ پر الزام لگایا کرتے تھے دیا نہیں نا، تو میں بھی کیسے معاف کر دوں؟ معافی نہیں ملے گی آپ کو۔ اور جہاں تک رہی بات کی بچے کی، تو سن لیجیے کہ صرف میرا بچے، اس کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ جنت ہموار ارسلان کی گرفت میں غیر سر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جنت ایسا مت کرو، پلیز ایسا مت کرو، میری جان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کافی وقت سے، لیکن تم ناراض ہو کے گھر چلی آئی تھی، اس لیے میں نہیں بتا پایا، لیکن مجھے محبت ہوگی تم سے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ محبت اور مجھ سے یہ کب ہوا؟ جنت خود کو ازلان کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا، اس دن جس دن تم زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا خود کی فیلنگز تمہارے لیے، لیکن جس دن شنایا نے تم پر وار کیا، اس دن سے میرے دل تمہارے لیے مالا جبنے لگا، میرا دل تمہاری خواہش، تمہارے قرب کی خواہش کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ فرق کے بعد میں کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گا، لیکن میرے اس خیال کو میری جان تم نے غلط ثابت کر دیا، تم ارسلان احمد خان کو جیت لیا۔ جنت، ارسلان خان آج سے بھی پورا کا پورا صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ ارسلان آنکھوں میں بے پناہ دیوانگی اور محبت سموئے جنت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا گویا ہوا تھا، ارسلان آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ خلا کے نوٹس پر سائن کر دیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ جنت نے سر و سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانا چاہا کہ ارسلان جس نے کو جنت کی آخری بات شرا گئی تھی، ایک ہی چست میں آگے بڑھا، جنت کی کمر کو جگڑتے اسے اپنے قریب کھینچتے اس کی ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو اپنا غلام بنا گیا کہ جنت اس کی سخت گرفت اور لمس کی شدت کو اختیار کرنے پر پڑپڑا کرے گی۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس قامت وجود کو ہلا تک نہیں پائی تھی۔ ازلان کو جب جنت کی آنسو اپنے چہرے پر گرتے محسوس ہوئے تو جا کے وہ پیچھے ہٹا تھا، جبکہ جنت لبوں پر ازلان کی شدت کے سبب ہلکا سے کٹ لگ چکا تھا۔ سمجھتی کیا ہے آپ خود؟ کہاں کیا ہوں میں آپ کی نظر میں؟ کوئی بے جان کھلونا ہوں، کوئی کھوٹلی پتلی جس کو جب آپ جیسے چاہیں اشاروں پر نچوائیں گے؟ ہاں، میں جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی فالتو شے نہیں، جذبات ہیں میرے بھی، تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی۔ جائیں یہاں سے ابھی کی ابھی، میں آپ کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی ساری زندگی۔ جنت، باسم خان کو نفرت ہے ارسلان خان کے وجود سے، گن آتی ہے مجھے آپ سے، آپ کے اسلام سے کوستی ہوں اس وقت کو جس وقت مجھے آپ جیسے شخص سے محبت ہوئی تھی۔ جنت حسدانی بات چلائی، کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کے سبب آواز باہر نہیں کی۔ جنت میری جان، بس جان، لسن ٹو می، لیو ازلان، آئی سے جسٹ لیو۔ ازلان نے جنت کی جانب دیکھا کہ اسے اپنے لیے ان آنکھوں میں بے تحاشا غصہ، حقارت دکھائی دی تھی۔ کچھ پل وہیں کھڑا رہا اور پھر سر کو نفی میں ہلاتے کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ ازلان اتنی جلدی کیوں گیا ہے؟ تکیہ بیگم جنت کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ جنت لہجے میں کوئی، جنت میری ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی اولاد رول جاتی ہے، تم ازلان کو چھوڑ کر ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ کل کو جب تمہاری اولاد تم سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھے گی تو کیا جواب دو گی تم اس وقت؟ مام، آپ میری صورتحال کو بھی تو سمجھیں، آپ کو لگتا ہے ازلان نے جو سب کیا اسے بھول جانا اتنا آسان ہے، موو آن کرنا اتنا آسان ہے؟ کیسے اس دن رات ازلان کے ہاتھ ہوتی ذلت کو بھول جاؤں؟ ازلان کتنی بار اس شخص نے مجھے ٹھکرایا جس کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی ماموں۔ جنت روتے ہی گوئی کہ ذکی بیگم تڑپ اٹھی اور جنت کی جان بڑی۔ جنت میرے بچے، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں مانتی ہوں ارسلان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن میری جان، غلطیوں کو معافی پیر تو ہوتی ہے نا؟ تم خود بتاؤ، کیا تمہارے بچے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی جب اسے ماں کا پیار تو ملے گا لیکن باپ کا نہیں؟ لیکن ماما، ارسلان ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کیسے ایسے شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دوں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ جنت غم سے چول لہجے میں کوئی، جنت بیٹا، ایک بات کہوں، جو لوگ نفرت کرتے ہیں نا، وہ کبھی دوسروں کی عزتوں کو اپنی عزت نہیں بنایا کرتے۔ جانتی ہو، جب بڑے مجمع میں نوان تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا
तो किस ने तुम्हारी इज्जत बचाई थी? किसने तुम्हारे बाप की इज्जत बचाई थी? वो कौन था? वो अजलान ही था जन्नत, और अजलान ही था जिसने उस वक्त तुम्हें अपनी इज्जत बनाया जब तुम्हें और कोई अपनाने को तैयार ना होता। खुद सोचो, ऐसे शख्स को गिनवा दोगी तुम? उसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ज़किया बेगम ने जन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, जिसकी निगाहें बेसाथ ही झुकी थी, आंसू बेहतियार पलकों की बाढ़ तोड़कर बह निकले थे। इससे पहले कि जन्नत कुछ कहती, जन्नत के मोबाइल पर दानिया कॉल आई थी। हाँ दानिया, क्या वो सब ठीक है? नितिन ने फ़ोन किया। जन्नत ने अपने आंसू साफ करते कहा, हाँ कुछ भी ठीक नहीं है, वो दरअसल अरसलान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। दानिया की बात सुनते जन्नत के हाथ से मोबाइल छूट कर जमीन पर गिरा। क्या हुआ जन्नत, सब ठीक तो है ना? ज़किया बेगम घबराती है, कोई मॉम डैड से कहीं गाड़ी निकालें, अजलान का एक्सीडेंट हो गया है। जन्नत के एक बार की जान बाकी थी। क्या हाँ है अजलान, ठीक है ना वो? जन्नत रोते हुए नायरा बेगम सोचने लगी जो वहीं मौजूद थी। पता नहीं बेटा, डॉक्टर ने अभी कुछ बताया नहीं। नायरा बेगम आंसू में नहीं मिले गोया हुई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मेरे हबी कैसे हैं? जन्नत आगे बढ़ते हुए गोया, कोई परेशानी की बात नहीं, वो ठीक है, अब मामूली सी चोट आई, इंशाल्लाह कुछ ही देर में होश आ जाएगा और सब डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही जैसे सबकी जान में जान आई थी। अजलान को 1 घंटे बाद ही होश आ चुका था। सबसे मिला था सवाई उस दुश्मन जान के जिसका वो बेताबी से इंतजार कर रहा था। अजलान से मिल लेने के बाद जन्नत ने सबको घर भेज दिया था और खुद अजलान के पास रुकी थी। जन्नत रूम में दाखिल हुई तो अजलान आंखें मूंदे लेता था। जन्नत के आगे बढ़ते उसका हाथ थामा था कि अजलान ने आंखें खोलते मुस्कुरा कर उसकी जन्म देखा और जन्नत के बहते आंसू को अपनी उंगलियों के पोरों से चुना था। आई एम सॉरी अजलान, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आप आज मेरी वजह से इस हाल में हैं। पागल, सॉरी तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे कहना चाहिए, जिसकी बिला वजह तुम पर शक किया। जन्नत मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। अजलान ने मैंने माफ़ किया आपको, बस जल्दी से ठीक हो जाए हमारे, मुझे अपने घर लेके चलें। जन्नत अजलान के हाथों को चूमते हुए प्यार भरे लहजे में गया हुई, जबकि अजलान ने जन्नत को खुद के करीब होने का इशारा किया। कि जन्नत के करीब होते ही वो फौरन जन्नत के माथे पर अपने लब रखते इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गया था। अजलान ठीक होकर वापस घर आ चुका था। जन्नत ने अजलान के साथ ही की थी। ज़किया बेगम जन्नत के फैसले तो बहुत खुश हुई थी। उसने अपने लिए अपने आने वाले बच्चे के लिए बेहतरीन फैसला लिया था। अजलान जन्नत का हद से ज़्यादा ख्याल रखता था। जन्नत अजलान की इतनी केयर और मोहब्बत पाकर निहाल हो रही थी, उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। कला ने उसकी तमाम तर फरियादें, तमाम दुआएं सुन ली थी। अजलान जन्नत को लेकर दिन ब दिन हिसास होता जा रहा था, जबकि आज पूरे 1 माह गुजर जाने के बाद भी अजलान ने दानिया से कोई रब्ता नहीं किया था। अजलान, पूरे 1 माह बीत चुका है, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो सलूक आप मेरे साथ कर रहे हैं। दानिया ने बेहते आंसू के दरमियान अजलान को वॉइस नोट किया और इससे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, किस तरह से अजलान का दिल अपनी तरह साफ कर ले। कुछ पल गुजर जाने के बाद उसने एक फैसला लिया और इस पर अमल पैरा करने के दानिया ने अजलान को कॉल मिलाई थी। मुसलसल कॉल आने पर अजलान ने कॉल उठा ली थी। हेलो अजलान, कैसे हैं आप, ठीक है ना? आप, मैंने कितने मैसेज कॉल किया आपको, लेकिन आपका एक का भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, टाइम नहीं था मेरे पास, रूटीन काफ़ी टफ है मेरी, खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है। तुम कहो, कुछ चाहिए था क्या? अजलान सवाल ले जमे गोया। अजलान, आपको क्या लगते हैं कि मैं आपको सिर्फ तभी कॉल करूँगी जब मुझे कुछ चाहिए होगा? अजलान, बीवी हूँ मैं आपकी, लगते है आप भूल ही गए हैं इस बात को। मैं तो नहीं, अलबत्ता तुम ज़रूर भूल चुकी है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शो जब भी तो सिर्फ की कॉल और मैसेज आते रहते हैं। तुम्हें पता है नानी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी कर। तुम ठीक कहती है, मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि ज़बरदस्ती दिलों के सौदे नहीं किए जाते। तुम्हारी आंखों में सेक्स के आंसू न जाने कैसे नहीं देख पाया, खुद के साथ साथ तुम्हारे साथ भी ज्यादती कर दी मैंने। स्नान का लहजा हर जज्बात से आ रही था। स्नान, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सेफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तो वो, इससे पहले कि दानिया अपना जुमला मुकम्मल करती स्नान ने इसे बीच में टोका। दानिया, मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुमसे ऐसे प्यार करती हो, आज भी तुम इसे अपने दिल में निकाल नहीं पाई हो। दानिया, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई चीज़ अजीज नहीं, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए सेफ में इसमें अजलान अहमद खान, आज तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद करता हूँ। तुम जब चाहो इस ज़बरदस्ती के बनने रिश्ते को ख़त्म कर सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अजलान की बात सुन दानिया के कान जैसे साए साए करने लगी, आंखें रोने की वजह से बेतहाशा लाल हो चुकी थी। ठीक है अजलान, आपको ये ज़बरदस्ती का बिना रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज अभी इसी वक्त आपकी ज़िंदगी से हमेशा बेशकली दूर चली जाऊंगी। दानिया ने अपनी सिसकियां अपने लबों में दबाते हुए कहा कि अजलान ने लबों को इस तरह भी कैफियत में कुचला। काल काट दी, जबकि काल कटने पर दानिया फुट फुट कर रो दी थी और इससे कैसे बताती कि वो भी उससे मोहब्बत करने लगी, सच्चाने लगी है। उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। यक दानिया ने लाल होती आंखों को रगड़ा और साइड टेबल में रखा चाकू बाहर निकालते अपनी कलाई पर रखते अपनी कलाई काट ली थी।
दानिया की कॉल जब से बंद हुई थी तब से असलान को अजीब सी बेचैनी ना घेरा था। कॉल बंद होने के घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। असलान ने कई मैसेज और कॉल किए दानिया को, लेकिन उसने पिक न कर सकी। असलान को जैसे कि होने का दरक हुआ था। वालक्राफ्ट पर नजर डाली तो रात के 10 बजे थे। ऐसे में किसी को कॉल करता अचानक ही उसकी ज़हन में जन्नत आई। वो अभी तो घर पर ही थी, इसलिए बिना सोचे समझे असलान ने जन्नत को कॉल मिला दी। हेलो, अब प्लीज़ आप देखिए कि दानिया कहाँ है। मैं 1 घंटे से इसे फ़ोन कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही। अच्छा तुम टेंशन मत, मैं देखती हूँ यही होगी, कहाँ जाना है इसने। जन्नत ने इस्लाम को तसल्ली देते हुए कहा। खुद दानिया के कमरे की जाना बड़ी। जैसे ही जन्नत दानिया के कमरे में दाखिल हुई, दानिया की गलाई से बहते हुए उनको देख के इसकी चीख बुलंद हुई थी, जबकि असलान का दिल जन्नत की चीख सुनकर कांप उठा। भाभी क्या हुआ है, सब ठीक है ना? दानिया ठीक है ना भाभी? असलान, दानिया का बहुत खून निकल रहा है गलाई से, उसके ने अपनी गलाई काट ली है। असलान, जन्नत की बात सुनते असलान तेज कदमों से बाहर की जाना भागा था। दानी को इमरजेंसी में गया 1 घंटा बीत चुका था। दानी के पास सजदान जन्नत ही थे। अहमद और नाइला भी साथ आना चाह रहे थे, लेकिन रात का काफी हो चुकी थी। सजदान ने घर पे ही रुकने के लिए कहा। नाइला बेगम को अपनी की ही ज्यादती का एहसास हुआ। इन्हें महसूस हो रहा था कि शायद अपनी बातों से एक मासूम का दिल दुखा चुकी है, जैसे इस कड़े वक्त में दानिया ने उनका साथ दिया था जब वहाँ जन्नत भी मौजूद नहीं थी। तभी नाइला बेगम को अपनी गलती का एहसास हो गया। दानिया से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन इनको मौका न मिल सका। भाई भाभी, दानी कैसी है, वो ठीक तो है ना? असलान तेजी से इनकी जाना पड़ते हो गया। असलान, तुम इस वक्त यहाँ कैसे इजाज़त मिली तुम्हें आने की? असलान हैरानगी से गोया हुआ। भाई आपको इस सब को छोड़ो, बस बताएं मेरी दानी कैसी है? डॉक्टर ने कुछ बताया? असलान ने लाल आंखें लिए गोया हुआ। नहीं, अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। असलान, जन्नत ने परेशानी खाने में कहा। लेकिन दानिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी अचानक? अरसलान ने असलान की तरफ देखते हुए कहा कि असलान बेकायदा निकाय चुरा गया था। एक वक्त डॉक्टर ही बाहर आया। पेशेंट दानियों को ब्लड की ज़रूरत पड़ी है। गलाई से खून काफ़ी बह चुका है और हमें फौरी तौर पर AB पॉजिटिव ग्रुप की ज़रूरत है। डॉक्टर, मेरा ब्लड AB पॉजिटिव, आप जितना चाहें खून ले लें। बहरा बस मेरे दानियों को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, बट आप कौन हैं? आई मीन क्या रिश्ते हैं आपके उनसे? श्योर हूँ मैं इनका डॉक्टर। असलान ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा कि डॉक्टर स्पॉट कर सर को हाँ में हिलाते हैं। असलान को अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। बर्फ खून मिल पर दानी को बचा लिया गया, लेकिन उससे अभी तक होश नहीं आया था। अरसलान के पूछने पर असलान ने उसे सारी बात बता दी थी कि अरसलान ने आए तो आगे से असलान को गुस्सा दे मारा था। तो कितना कमजोर और बेकल इंसान है। तुझे मालूम भी है कि सैफ को 1 माह पहले ही इंतकाल हो चुका है कार एक्सीडेंट में। और रही बात दानी के, तो पागल हो, कब से तुझे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूने उससे एक कॉल का या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और तारी एक आज इस बकवास करने के बाद इतना बड़ा कदम उठाने में मजबूर हुई। देख इस्लान, जो गलती मैंने की थी वो गलती तुम मत करना। मोहब्बत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। अज़लान ने संजीदा लहजे में कहते हैं। इस्लान ने शराबी के फिर बालों में हाथ फेरता गया। नानी को होश आ चुका था। जन्नत और इस्लान ने उससे मिलकर वापस जा चुके थे, क्योंकि इस्लान ने इन्हें वापस भेज दिया था। एक तो जन्नत की कंडीशन ऐसी नहीं थी कोई अस्पताल में रात गुजारे, दूसरा इस्लान को इन दोनों की मजीद डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था। इस्लान रूम में दाखिल होता जन्नत चट लेती, आंखें मूंदे छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब गया। कैसी हो? उसने आने माहौल में चाय मानी है, इस खामोशी को तोड़ा। जिंदा हूँ बदकिस्मती से, दानी ने हर जज्बे से आरी लहजे में कहा। क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? क्यों ना ऐसी बातें करूं? मेरा शोर तो अनकरीब मुझे छोड़ देगा, तो मैं अकेली जी के क्या करूंगी? दानी, इस तरह मत कहो यार। उस वक्त मैं जज्बाती हो गया तो सोच भी नहीं सकती। जब तुम्हें सेफ कॉल का मैसेज करता था मुझे कितना बुरा लगता था। तो खुश हो जाएं आप, अब कभी नहीं आएगा उसका मैसेज, क्योंकि मर चुका है वो। और वो अस्तान जानते हैं मुझे क्यों कॉल का मैसेज कर रहा था? इसलिए क्योंकि मुझसे माफ़ी मांगना चाहता था। आखिरी दफ़ा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दानिया रोते हुए गोया हुई थी कि स्नान लैब बीच के रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इस्लान ने दानी की जानब देखकर डैड की कॉल आई थी, उन्होंने बताया है मुझे ये सब। लिसन दानी, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि तुमने, जानती हो अगर तुम मर जाती तो जिंदा मैं भी नहीं रह पाता। बस कर दे इस्लान, देख ली मैंने आपकी मोहब्बत। तुरंत इंसार नहीं हुआ आपसे और फौरन ही कुछ बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपनी नजर जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। नानी मेरी जान, मैंने बताया ना कि मैंने भी जो कहा तुम्हारी खुशी की खातिर कहा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था बस, और कुछ नहीं। मेरी खुशी का आपको इल्म होता तो आप ऐसा कुछ भी ना कहते। स्नान, क्या आपको मेरी आंखों में अपना अक्स नहीं दिखाई देता? अपने लिए मोहब्बत इज्जत दिखाई नहीं देती? दानी के बात सुन स्नान ने निगाहें उठाए दानी की आंखों में देखा, और आज इसे इन आंखों में अपने लिए वही इज्जत मोहब्बत दिखाई थी जो हमेशा से इन आंखों में अपने लिए देखना चाहता था। दानी मेरी जान, थैंक यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकती तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। जानती हो, ख्वाब था मेरा तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना, बरसों का ख्वाब आज आके पूरा हो गया। आई कांट टेल यू हैप्पी एम।
اسلان نے دانیہ کے لیے بیٹھتے ہوئے اس کی ماتھے پر اپنے لب رکھی. دانیہ پرسکون ہوتی آنکھیں مون گئی. ویسے ایک بات پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ پوچھیں. مجھ سے محبت کب اور کیوں کر رہی، کب ہوئی، کیسے ہوئی یہ تو نہیں جانتی، لیکن میرا من اسی دن آپ کی جانب مائل ہوا تھا جس دن آپ نے خود کی جانب اشارہ کرتی بولی. طلاق یافتہ کو سہارا دیا، اپنا نام دیا، اپنی عزت بنایا. کیا یہ وجہ کافی نہیں محبت ہو جانے کے لیے؟ دانیہ آنکھوں اور لہجے میں دونوں بھی محبت لی گویا ہوئی کہ اسلان جو اس کی خوبصورت چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، آنکھوں ہماری ایک دم ہی دانیہ کے لبوں پر جھکا تھا کہ دانیہ اس اچانک ہوئی آفات میں گھبرا سی گئی تھی. ارسلان ایک ماں کی تشک نہیں مٹا رہا تھا کہ دانیہ اس کی لمس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی پشت میں اپنے ناہن گاڑ گئی تھی. کچھ پلوں کی تحفے کے بعد پیچھے ہٹا تھا کہ دانیہ کا لال گلابی ہوتا چہرے دیکھ مزید بہکنے لگا. اس کے بعد دوبارہ دانیہ میں جھکتا. دانیہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھی تھی. ارسلان ہم ہسپتال میں ہیں، اس کا کوئی دیکھ لے گا. دیکھ لے تو دیکھ لے، میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں. ویسے بھی کسی کی اتنی ہمت کہ ASP ارسلان خان کو روک سکے، وہ بھی تب جب میں اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں تب. ارسلان کی بات سنتے دانیہ کانوں کی لو تک سر ہوئی تھی. جیب کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ نے خطاب کیا. دانیہ کو مسکراہٹ دے ارسلان نے آنکھوں میں ہمارے لیے سرخی لی. دانیہ کی شرٹ کندھوں سے گھسانا چاہی تھی، لیکن بیک وقت دانیہ نے سر کو نفی میں ہلاتے اسے روکنا چاہا تھا کہ ارسلان نے اس کو اپنے ہمار آلود نگاہوں سے گھورا تھا کہ دانیہ نے ہتھیار ڈالتے اس کی خواہش کیا کہ سر کو جھکا دیا کہ ارسلان خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا بےتاب لفظ چھوڑتے ہوئے اسے دنیا مافیا سے بے خبر کرنے لگا تھا. 3 سال بعد آج جنت اور ارسلان کے بیٹے شایان کی برتھ ڈے تھی کہ ارسلان ہر سال اپنے بیٹے کی برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے مناتا تھا. دانیہ اور ارسلان کے یہاں بھی ننھا سا مہمان آنے والا تھا. دانیہ نے شاہنواز کو معاف کر دیا تھا اور دیبا بیگم کو بھی سمجھایا تھا کہ ان کو ایک اور موقع دے. دانیہ کی بات سے سبھی اتفاق کیا تھا اور اب دیبا بیگم اور شاہنواز ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے. وہ لمحے جو ان دونوں نے گنوا دیے تھے انہیں جی رہے تھے. ان چاروں کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی. گزرتے ہر دن ان چاروں کی محبت میں اضافے کا باعث بنا تھا. ارسلان ریڈی ہو گئے ہیں آپ؟ جنت نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا. ارسلان جو اس وقت بلیک اینڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا جنت کو گہری نگاہوں سے تکتا لگا. جس وقت بلیک کلر کی فل بازوؤں والی ساڑی میں ملبوس تھی، سنہری بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنسمکی آئیز میک اپ کیے، لبوں کو لال رنگ سے رنگے، جولی میں ڈائمنڈ سیٹ زیبتن کیے اور پاؤں میں بلیک ہیل پہنے وہ کسی کو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی. تو ارسلان تو کب کا اس کا دیوانہ ہو چکا تھا. نہیں جانا، تمہارے بنا ارسلان خان کا وجود نہیں. میں تمہاری طرح تمام تر چیزیں ادھوری ہیں تمہارے بنا. ارسلان کہتے جنت کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی اور کھینچ کر کٹی ہوئی ڈال کی مات اس کے سینے سے آ کے لگی تھی. ارسلان کیا کریں، چھوڑے مجھے. کیا شایان آ جائے گا ابھی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کہ میرے ڈیڈ کہاں پہ ہیں؟ شایان کے ڈیڈ شایان کی ممی کے ساتھ رومانس میں مصروف ہیں. ارسلان نے جذبات سے چور لہجے میں کہتے جنت کی شرک پر لب رکھ دیے تھے. جنت سختی سے اس کی کندھے پر جگر گئی. ارسلان چھوڑیں مجھے، بتائیں کچھ چاہیے تو میں ریڈی ہو چکے ہیں نا آپ؟ ہاں، وہ دراصل میرے وائلٹ ڈھونڈ دو، وہ نہیں مل رہا. وہ سامنے تو رکھے سائڈ ٹیبل پر، آپ کو دکھائی ہی نہیں دیتا. جنت ارسلان کو وائلٹ پلک کراتے ہوئے کویا ہوئی کہ جانے وائلٹ پر ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا. ارسلان خان کو تمہارے علاوہ کچھ نہیں دکھتا، اب نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہوں. ارسلان نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتے اس کے گالوں کو چوم لیا تھا کہ شایان جو ماں باپ کو ڈھونڈتا ہوا اوپر کمرے کی جانب آیا، ان دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں ہاتھ رکھتا ہو گیا. ممی ڈیڈی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. شایان کی آواز سنتے ہی جنت بکھلا کر ارسلان سے دوری، جبکہ ارسلان کھل کر ہنسا تھا اور شایان کے سامنے اپنی باہیں پھیلائی تھی کہ بھاگتا ہوا ارسلان کی باہوں میں سما گیا. ارسلان آپ کی ممی ڈیڈی تو چھپ کر دیکھ رہے تھے. جنت شایان کے گال کھینچتے ہوئے گئی. نو ممی، میں آپ لوگوں کو بلانے پر آیا تھا. میرا کیک کب کا کٹ ہو گیا؟ او میرے بیٹا، ابھی ہم کب کٹ ہوگا؟ ابھی ہم نیچے چلتے ہیں، اپنے بیٹی کے برتھ ڈے کے کاٹتے ہیں. ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہتے شایان کو اپنی اور جنت کو اپنے ساتھ لیتے نیچے جانا پڑ گیا. کیک کٹ ہوتے ہی جنت نے شایان کو کیک کھلایا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا. ارسلان نے شایان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور جنت کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیا ہوا تھا، جبکہ ارسلان دانیال کی کمر میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اس کو اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا. جو بیک وقت یہ حسین منظر کیمرے کی آنکھ نے اپنے پاس محفوظ کیا. یہاں پر یہ ہمارا ناول ہوا کمپلیٹ. ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.